नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर आयशा मारवा अभी धनंजय की उस डायरी को ही पढ़ रही थी जिसमें उसके अनुसार वहाँ पर आयशा मारवा हंसराज मारवा से मिलने के लिए यहाँ पर उन्हीं के होटल में आती है। लेकिन वहाँ पर ही पब में यहाँ पर अब करण गुलेरिया, राजीव गुलेरिया और धनंजय भी वहीं पर ही मौजूद थे। तब हंसराज मारवा अब हंसते हुए कहता है कि आज तो मैं इस आयशा का खेल ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपने पापा को बुलाऊंगा और जब मेरे पापा उसे यहाँ पर किसी लड़के के साथ देखेंगे तो फिर तो मेरी शादी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। इसे सुनकर वो धनंजय करण और राजीव आयशा को बचाने के लिए उसके कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक शख्स मरा हुआ पड़ा था जिसकी हड्डियों का चूरा बनाया गया था और आयशा वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। धनंजय पीरामल आयशा को अपनी गोद में उठाकर अब उसे उस कमरे में रखे हुए बेड पर लेटा देते हैं और अब आयशा को वो होश में लाने की कोशिश करते हैं। करण गुलेरिया अब उस रूम के फोन के पास जाते हैं और अब वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगा देते हैं। जैसे ही सामने से अब रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई कि हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू। अब इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं कि क्या होटल में कोई डॉक्टर अवेलेबल है। अब करण गुलेरिया की बात को सुनकर उनकी इस बात पर अब रिसेप्शनिस्ट कहती है, यस सर, हमारी होटल में एक रूम है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड करवाई जाती हैं। अब उस रिसेप्शनिस्ट की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अभी रूम नंबर 722 में एक डॉक्टर को भेजिए और हाँ, उनके साथ साथ यहाँ पर कुछ वार्ड बॉय को भी भेजिएगा। अब करण की इस बात पर अब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओके सर, जस्ट गिव मी 5 मिनट, मैं बस अभी उन्हें यहाँ पर भेजती हूँ। ये कहते हुए ही अब वो रिसेप्शनिस्ट उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब वो यहाँ पर डॉक्टर के पास कॉल लगा देते हैं। इधर यहाँ पर राजीव अभी करण के पास आता है और करण के पास आकर खड़ा होकर अब वो कहता है, क्या करण देखो ना, क्या तुम्हें पता है कि इंडिया में कोई नई फाइटिंग एकेडमी खुली है? क्या तुम्हें उस एकेडमी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, खुली भी है या नहीं? अब राजीव की इस बात पर अब करण उसे घूरते हुए देखता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम भाई पहले सिचुएशन तो देखा करो। करण की इस बात पर अब राजीव कहता है, जरा उस आदमी को तो देखो, मैं बस उसी आदमी को देखकर ही एक अंदाजा लगा रहा हूँ उसे कैसे मारा गया है। जरा एक बार उसे देखो, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा तो उसकी उंगलियों को तोड़ा गया है। देखो ना, एक एक हड्डी का उसकी का पाउडर बनाया गया है। आखिर किसने किया है ये सब? अब राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया राजीव से कहते हैं, इस वक्त तुम्हें आयशा की चिंता करनी चाहिए, ना कि ये सब सोचना चाहिए कि इस आदमी को किसने मारा है। और चाहे जिसने भी मारा हो, अच्छा हुआ उसे मार दिया, क्योंकि उससे आयशा तो बच गई। अब करण की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, अरे मुझे आयशा की भी चिंता है, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि आखिर किसने इस आदमी को की ये हालत की है। और रही दूसरी बात, ये है कि आखिर धनंजय को क्या हुआ है। एक बार देखो ना धनंजय की तरफ, जब से धनंजय को ये सब पता चला है तब से तो मुझे धनंजय का बिहेव कितना ही अजीब लग रहा है। धनंजय का ये रूप तो देखो। राजीव की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ, सोच तो ये मैं भी रहा था, क्योंकि मुझे भी धनंजय का ये रूप कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ न कुछ तो है जो इसने हमसे छिपाया है, क्योंकि आयशा की ऐसी हालत देखकर धनंजय तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं वो पागल तो ना हो गया हो। कुछ ऐसा ही मैं भी सोच रहा था कि आखिर धनंजय को हुआ क्या है। यहाँ पर ये दोनों अभी ये बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके रूम
कि अब डोरबेल बजने लगती है। करण गुलेरिया अब दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देते हैं तो दरवाजे के बाहर उसके सामने एक डॉक्टर और उसके साथ कुछ वार्ड बॉय भी थे। उन्हें देखकर करण गुलेरिया अब उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। वो डॉक्टर से अब रिक्वेस्ट करता है कि वो आयशा को चेक करें और वो वार्ड बॉय से कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आदमी गिरा हुआ है इस आदमी को यहाँ से लेकर जाएं। वो करण की ये बात सुनकर अब डॉक्टर और वार्ड बॉय दोनों ही वो सब अंदर आ जाते हैं। वो वार्ड बॉय जब उस आदमी को देखते हैं तो वो एकदम से ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें देखकर अब उन्हें खुद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी ये हालत और ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, वो यहीं पर ही चक्कर खा के गिर जाएंगे। और वो उसकी इस हालत को देखकर बहुत हैरान भी थे। उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता है कि आखिर इस आदमी की ऐसी हालत कैसे हुई। उनके मन में तो बहुत ही कुछ सवाल आ रहे थे कि वो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो उनसे वो सवाल करना चाहते थे क्योंकि उस आदमी को देखकर उनके भी मन में यह आया कि सच में कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। लेकिन बेचारे वो वार्ड बॉय वो कर भी क्या सकते थे, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये तीनों ही लोग जो वहाँ पर हैं वो इंडिया के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं और उनमें से एक तो इस होटल का और साथ ही साथ जिस हॉस्पिटल में वो काम करते हैं उनका मालिक भी है। वो सभी अब वहाँ पर चुपचाप उस आदमी को उठाकर अब बाहर लेकर जाने लगते हैं। तो इधर राजीव गुलेरिया अब अपने फ़ोन से एक बार फिर से अब रिसेप्शन पर फ़ोन लगाकर कहता है कि इस रूम में हाउस कीपिंग सर्विस को भेजिएगा। और ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया ने अब फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और अब वो करण के साथ खड़ा होकर धनंजय को ही देख रहा था क्योंकि राजीव के लिए तो ये दोनों ही चीज़ें चौंकाने वाली थी। एक तो यहाँ पर जो शख्स मरा पड़ा था उसको देख कर भी राजीव का दिमाग अब चकरा रहा था कि आखिर ऐसा ताकतवर कौन है, और दूसरा धनंजय की इस हालत को देखकर क्योंकि धनंजय भी यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे सच में अंजलि उसका प्यार हो और उसके प्यार को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की हो, इसलिए वो ऐसे हड़बड़ाया हुआ था। यहाँ डॉक्टर ने जब धनंजय से कहा कि ये ठीक है, बस अभी वो बस बेहोश है, बाकी घबराने की कोई भी बात नहीं है, जैसे ही इन्हें होश आएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब इससे पहले धनंजय कुछ भी कहते करण गुलेरिया ही कहते हैं थैंक यू डॉक्टर, वैसे घबराने की तो कोई बात नहीं है ना, कहीं ने कुछ हुआ तो नहीं। करण की इस बात पर अब डॉक्टर कहते हैं नोट एट ऑल, सी इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैं इनका पहले ही पूरा ही इनका एग्जामिन कर चुका हूँ और इन्हें देखने के बाद तो अब मुझे यही लग रहा है कि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं थैंक यू डॉक्टर। ये सुनते ही अब डॉक्टर उन्हें कहते हैं इट्स माय ड्यूटी एनीवे, टेक केयर ऑफ हर। ये कहते हुए ही वो डॉक्टर अब उस रूम से बाहर निकल कर चला जाता है। इधर राजीव अभी डॉक्टर के जाने के बाद अब उस दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो करण को ही देखने लगता है। करण की नज़र जब अपने भाई पर गई तो दोनों ही अब तो करण को पता चलता है कि वो राजीव उसे ही घूर घूर कर देख रहा है। अब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ इशारे कर रहे थे। करण गुलेरिया अब धनंजय के कंधे पर अब हाथ रखते हुए कहते हैं तू ठीक तो है ना, क्योंकि जब राजीव ने करण की तरफ ऐसे इशारे किए तो करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आंखों के इशारे में करण को बोल रहे थे कि वो धनंजय से पूछे कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, उसे हुआ क्या है, कहीं वो आयशा से प्यार तो नहीं करता। इसलिए राजीव के इन सवालों को जानने के लिए करण अब उस धनंजय से कहते हैं तू ठीक तो है ना भाई। अपने दोस्त की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन वो आयशा के बगल में ही थे। कुछ ही देर तक ऐसे ही वक्त बीत गया था। उन दोनों को आयशा की चिंता हो रही थी। कुछ ही देर में जब धीरे धीरे आयशा ने अब अपनी आंखें खोली तो अपने पास धनंजय को ऐसे देखकर अब वो एकदम से ही हैरान हो गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, धनंजय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसलिए वो घबराते हुए बेड पर जल्दी से उठकर बैठ गई थी। अब
बेड पर बैठने के बाद वो अब धनंजय को ऐसे देखकर कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद अब चारों तरफ देखती है तो उसे अब वहाँ पर करण गुलेरिया और राजीव भी खड़े दिखाई देते हैं। करण और राजीव को भी वहाँ पर उस कमरे में देखकर अब एकदम से ही वो डर जाती है कि आखिर ये तीनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसलिए आयशा को इस तरह से डरा हुआ देखकर अब धनंजय आयशा से कहते हैं, जस्ट रिलैक्स आयशा, सब ठीक है और तुम भी पूरी तरह से ठीक हो। अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा हैरान होकर कहती है, मैं तो यहाँ पर सुहासिनी आंटी के कहने पर ही यहाँ पर आई थी, यहाँ पर हंसराज नहीं है। ये सुनकर तो अब वहाँ पर तीनों की ही नज़रें एकदम से ही झुक गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होने वाला था आयशा भी इन सब चीज़ों से अनजान थी। इसलिए बड़े ही ऑनेस्टली उसने ये सब बातें कही। अब उन्हें उन तीनों को इस तरह से सिर झुकाया हुआ देखकर अब आयशा जल्दी से उस बेड से उठकर अब उनसे कहती है, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हंसराज मारवा यहाँ पर आए ही नहीं है तो फिर मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। इतना कहने के बाद अब आयशा मारवा वहाँ से उठकर अब जल्दी से चलने लग जाती है। जैसे ही वो अपने बेड से उठकर अब चलती है तभी उसकी नज़र वहाँ पर फर्श पर पड़े हुए बहुत सारे खून पर जाती है। उस इतने सारे खून को वहाँ पर पड़ा हुआ देखकर अब वो हैरानी से कभी उस खून को देखती है तो कभी उसके सामने खड़े उन तीनों को ही अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद अब वो कहती है, कोई था इस रूम में जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब आयशा को अब धीरे धीरे थोड़ा रियलाइज होने लग जाता है और अब वो कहती है, मैं उस समय बेहोश जरूर थी, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं उसे खुद से दूर कर रही थी इससे पहले कि मैं बेहोश होती कि किसी ने उस आदमी के सिर पर एक जोर का वार किया। मैं देख तो नहीं पाई थी। वैसे इसका मतलब ये है कि वो आप तीनों थे। थैंक यू सो मच मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे प्रोटेक्ट किया है। इस बात को सुनकर तो वो तीनों अब एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और आयशा की इन बातों को सुनकर तो वो और भी हैरान हो जाते हैं और अब वो हैरानी से ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। या आयशा अब उनसे कहती है, थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ पर अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। हॉस्पिटल में मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये कहते हुए ही आयशा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं करण और राजीव दोनों ही अभी धनंजय को ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। दोनों ने ही अब अपने दोनों ही हाथों को अपनी कमर पर रखा हुआ था। वो अब धनंजय को घूर घूर कर देखने लगते हैं। जब धनंजय ने अपने दोनों ही दोस्तों को खुद की तरफ ऐसे घूरते हुए देखा तो अब उन्हें घूरता हुआ देखकर अब वो कहता है, क्या बात है, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया अपने आईब्रो को उठाकर कहते हैं, मेरे भाई ये क्या चल रहा है। अब झूठ तो तुम बिल्कुल भी मत बोलना कि मैं इंसानियत की वजह से ही मैंने ये सब किया है। मैंने तेरी आंखों में यहाँ पर आयशा के लिए वही डर और वही परवाह देखी है जो मैं राजीव की आंखों में अंजलि के लिए, तो वही मैं खुद स्वाति के लिए भी ऐसा फील करता हूँ। इसलिए अब अगर तुम हमारी सारी बातें जानते हो तो अब तुम्हें भी हमें बताना होगा। तुम्हें हमसे अब कोई भी बात नहीं छुपानी है। करण की बात को सुनने के बाद अब राजीव भी बोलता है और कहता है, यार तुझे पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या। तुझे मिली भी तो कौन, तेरे भाई की होने वाली दुल्हन। इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब धनंजय की इस बात पर अब राजीव कहता है, चल तो ज़्यादा भाव मत खाओ, हमें सब समझ आता है। अब बस हमें ये बताओ कि क्या तुमने उसे अपनी फीलिंग को बताया है। अब इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। ये सुनते ही करण गुलेरिया अब कहते हैं, वजह क्या है जो तुमने उसे अभी तक बताया ही नहीं है, जब तुम उसके लिए इतना कुछ फील करते हो तो। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि मेरा डर, वो मेरी बहुत इज्जत करती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे गलत समझे। इस बात पर राजीव अब कहता है, तुम उसे बताओ तो सही एक बार कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना ही कर देगी ना वो तुम्हें। कोई बात नहीं, कम से कम तुझे जिंदगी भर का अफसोस तो नहीं होगा ना कि जिसे तूने पसंद किया था और उसके सामने तू एक बार अपने दिल की बात भी नहीं कह पाया।
क्या पता वो भी तुम्हारे लिए वही सब फील करती हो, लेकिन वो भी ना कहना चाह रही हो। तुमने एक बार अपने दिल की बात उसे बतानी चाहिए। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा दिन देखकर उसे प्रपोज कर दो, इससे पहले कि बहुत ही देर हो जाए। क्योंकि माना कि वो हंसराज से उसकी शादी होने वाली है, लेकिन ये भी तो सोचो कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, वैसे ये बात सही कह रहा है राजीव। राजीव सही तो कह रहा है। वैसे तुम कहो तो हम स्वाति और अंजलि से बात करें, वो दोनों इस काम में तुम्हारी हेल्प कर देंगी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब हमें ज़्यादा देर यहाँ रुकना हमारे लिए भी सही नहीं है। इसलिए ये सारी बातें बाद में करते हैं, अभी चलो। धनंजय की ये बात सुनते ही राजीव अब धनंजय से कहता है, इस बार मैं तुम्हारे भाई को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं फिर भूल जाऊँगा कि वो तुम्हारा भाई है। ये तीनों अभी आपस में ही बातें करते हुए वहाँ से बाहर निकल कर आ जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद अब आयशा भी उस डायरी को अब बंद कर देती है, क्योंकि आयशा ने आज के लिए इस डायरी को बहुत पढ़ लिया था और वो अपने इन्हीं ख्यालों में भी खो भी गई थी। इसके बाद अब उसका मन काफ़ी उदास हो जाता है और अब वो उस डायरी को बंद करती है और अपने मन में ही सोचती है कि मुझे तो लगा था कि उस दिन मुझे बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि धनंजय, करण और राजीव ही थे। लेकिन इसे पढ़ने के बाद तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो किसी और ने बचाया था। आखिर कौन हो सकता है वो जिसने मुझे बचाया था। यहाँ आयशा भी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। आयशा अब जल्दी से अपने बेड से उठकर उस डायरी को अपने कबर्ड के ड्रॉर में रख देती है। अब वो जल्दी से अपने दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देती है तो सामने उसके दरवाजे पर रेखा मूर्ति खड़ी थी। रेखा मूर्ति को अपने दरवाजे पर देखकर और उसके साथ साथ रिया को देखकर, उन दोनों को ही देखकर अब आयशा मारवा कहती है, अंदर आइए आप दोनों। अब आयशा की इस बात पर रिया भी अंदर आकर अब अपनी दादी के बेड पर बैठ जाती है, तो वहीं रेखा मौसी आयशा मारवा को ही देख रही थी। कुछ देर तक उन्हें ऐसे देखने के बाद अब रेखा मौसी आयशा से कहती है, वो पार्सल उस तक पहुंचा दिया गया है। इस बात पर अब आयशा मारवा दरवाजे को बंद करते हुए कहती है, किसी को शक तो नहीं हुआ ना। अब आयशा की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, बिल्कुल भी नहीं, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर अब रिया जो कि इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए रिया कहती है, ओफो, आप दोनों तो एक दूसरे के साथ ही बिजी हो गई हैं, कोई मेरी भी तो कन्फ्यूजन को दूर करो ना। वैसे आप दोनों बात क्या कर रही हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। रिया की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा और रेखा मूर्ति दोनों ही अब बेड के पास आ जाती हैं और बेड के पास आकर कहती हैं, पहले आप कन्फ्यूजन तो बताइए ना, क्योंकि जब तक हमें कन्फ्यूजन क्या है ये पता नहीं चलेगा तो तब तक हम उसे सोल्व कैसे करेंगे। अब उन दोनों की इस बात पर अब रिया कहती है, मुझे वो ड्रेसेस चाहिए जो उस पैलेस में थी जहाँ पर मम्मा हमें लेकर गई थी। अब इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है कि ये बात तो आपको मम्मा से ही कहनी चाहिए ना। यहाँ पर राजमहल में रिया कंफ्यूज होकर बैठ जाती है, क्योंकि रेखा मूर्ति की भी तो बात सही थी, क्योंकि रेखा मूर्ति ने तो ना तो वो ड्रेस देखी थी ना ही वो पैलेस देखा था। इसलिए उसकी बात को सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो क्या करे। वहीं रेखा मूर्ति और आयशा मारवा अब उसे समझाने की कोशिश करती हैं, तो वहीं इधर रोहित के पैलेस में अब तक कैलाश अधिकारी के आदमी के साथ श्रेया, राजलक्ष्मी और उनके साथ अंजलि मामी वहां पर आ जाती हैं। जैसे ही गाड़ी मेन गेट पर रुकती है तो वहीं सभी अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती हैं। यहाँ पर राजलक्ष्मी और श्रेया पहली बार ही यहाँ पर आई थी। उन्हें ये पैलेस बहुत ही अच्छा लगा पर ये तीनों आपस में ही अब बातें कर रही थी कि तभी उनकी नज़र अब हॉल में बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया पर जाती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। इसलिए श्रेया वहाँ पर अब उनकी तरफ बढ़ जाती और उनके पास जाती और कहती है, पापा
पापा। अब एकदम से श्रेया की आवाज़ को अपने पीछे से सुनकर करण गुलेरिया अब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उसके सामने श्रेया, राजलक्ष्मी और अंजलि खड़े हुए थे। अंजलि को सामने देखकर तो करण और धनंजय दोनों ही एकदम से हैरानी से कभी अपने सामने खड़ी हुई अंजलि को देखते हैं तो कभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो अभी तक टेंशन फ्री इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि अंजलि तो कैलाश अधिकारी के वहाँ पर रहने के लिए गई हुई थी। लेकिन अंजलि को अचानक से यहाँ पर देखकर अब वो दोनों ही हैरान थे। वो दोनों हैरान जरूर थे, लेकिन अब वो अपने चेहरे पर अपनी हैरानी को आने नहीं दे रहे थे ताकि कोई भी उनकी हैरानी को ना जान सके। इधर करण गुलेरिया अब जब श्वेता की अब वहाँ पर जब श्रेया की तरफ देखते हैं तो वो भी कहते हैं, हेलो बेटा, कैसे हो आप। और अब वो राजलक्ष्मी से भी पूछते हैं। अब राजलक्ष्मी और श्रेया दोनों ही अब करण गुलेरिया के पास आते हैं और वो दोनों ही अब उनका हाल चाल पूछते हैं। एक दूसरे का हालचाल अच्छे से पूछने के बाद वह करण गुलेरिया हेड सर्वेंट से कहते हैं, जाओ जाकर आकाश और मयूर को कह दो कि वो यहाँ पर आ जाएं। अब करण की ये बात सुनते ही हेड सर्वेंट भी कहता है कि जरूर सर। ये कहते हुए ही हेड सर्वेंट अब एलिवेटर के पास चला जाता है। यहाँ पर करण गुलेरिया अब उन्हें वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। वो तीनों भी अब करण के कहे अनुसार अब सोफे पर ही बैठ जाते हैं और वो पूरे ही पैलेस को सोफे पर बैठने के बाद बड़े ही ध्यान से अब राजलक्ष्मी और श्रेया देखने लगती हैं। वहाँ पर रखी हुई हर एक चीज़ उनकी आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर रखी हर एक चीज़ बहुत ही यूनिक थी। श्रेया और राजलक्ष्मी को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि एक बार उन्हें आ जाने दो, इसके बाद वो दोनों तुम्हें पूरे के पूरे पैलेस को ही दिखा देंगे। तो वो दोनों ही तुम्हें वहाँ पूरे पैलेस में घुमा देंगे। इस बात पर अब श्रेया कहती है, अरे नहीं पापा, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे, क्योंकि सच में ये पैलेस दिखने में बहुत ही सुंदर है। श्रेया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, इसे अपना ससुराल ही समझो बेटा। जैसे दिल्ली में गुलेरिया हाउस है, वैसे ही पेरिस में ये पैलेस है। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिए हुए लॉजिक के हिसाब से तो अनिका और रोहित दोनों को राजमहल में ही रहना चाहिए। फिर तो लॉजिक ये बैठता है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर ये बात है ना तो आलिशा को फिर यहाँ पर रहना चाहिए। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम भूल गए हो करण, आलिशा इस देश की रानी है और वो मेरी बेटी भी है, इसलिए वो बस राजमहल के सिवा और कहीं भी नहीं रहेगी। और इन फ्यूचर अगर उसकी शादी भी होगी ना तो वो लड़का भी राजमहल में ही रहेगा। और वैसे भी एक बार मैं उसे शादी के लिए कन्वेंस कर लूँ, इसके बाद तो मेरी बेटी बस मेरी ही पसंद के लड़के से शादी करेगी। धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये क्या बात हुई, वो मेरी पसंद के लड़के से शादी करेगी। अरे मैंने तो उसके लिए लड़का देखना भी शुरू कर दिया है। हर जगह तुम अपनी टांग अड़ाना बंद करो। इससे पहले कि आलिशा को लेकर धनंजय और करण के बीच की बहस आगे बढ़ती के तभी वहां पर अंजलि ने दोनों से ही कहा, अरे आप दोनों शांत हो जाओ, आप दोनों एक बार आलिशा की मर्जी भी तो जान लीजिए ना। यहाँ पर ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अब वहां पर आलिशा, आकाश और मयूर भी आ जाते हैं। उन तीनों को साथ में आता हुआ देखकर अब अंजलि अपने जगह से खड़ी हो जाती है और अब वो उनके सामने जाकर अब उनसे पूछती है कि कैसे हो आप सभी। ये कहते हुए ही अंजलि जब आकाश की तरफ देखती है तो वो अब उससे पूछती है, सब ठीक तो है ना बेटा। इस बात पर अब आकाश उनसे कहता है, हाँ सब ठीक है, वैसे आप यहाँ पर कैसे। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, बस तुम सब से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए बस तुम सब से मिलने के लिए आ गई। ये कहते हुए ही अंजलि अब आलिशा की तरफ बढ़ती है और अब आलिशा से कहती है, तुम कैसी हो बेटा। अब अंजलि की इस बात पर अब आलिशा भी कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और आप यहाँ पर क्यों आई हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ पर सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं। मेरे ख्याल से आपको अभी वहाँ पर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अकेले रहने से आपका मन भी नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पर तो आपका मन लग जाता। ये सुनते ही अब अंजलि कहती है, क्या बात है, मेरा यहाँ आना तुम दोनों को अच्छा नहीं लगा क्या, क्योंकि तुम दोनों ने ही मुझसे एक ही सवाल पूछा।
अंजलि की इस बात पर अब आकाश अपनी बात को छिपाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप तो बुरा मान गई, हम तो बस आपके लिए ही कह रहे थे। वो किशन मल्होत्रा अभी यहाँ पर नहीं है, वो उन्हें क्रिश से कुछ जरूरी काम था तो वो भी उनसे मिलने के लिए गए हैं, रात तक ही वो वापस लौटेंगे। यहाँ पर श्रेया और राजलक्ष्मी भी अभी वहीं पर ही आ जाती हैं। श्रेया अब आकाश को से मिलती हो और अब आकाश से कहती है, मुझे घर नहीं घुमाओगे क्या? अब श्रेया की इस बात पर अब आकाश कहता है कि जरूर, क्यों नहीं। जहाँ एक तरफ आकाश अब श्रेया को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो वहीं मयूर अभी राजलक्ष्मी को लेकर अब पूरे के पूरे पैलेस को दिखाने लगता है। यहाँ पर बसती है तो बस आलिशा, इसलिए आलिशा अब धनंजय पीरामल से कहती है कि मामा जी, हमारे ख्याल से अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, आकाश है यहाँ पर, वो सब संभाल लेंगे। आलिशा की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि बेटा, आर यू श्योर? इस बात पर अब आलिशा हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो कहती है, लतिका वहाँ पर माँ को बहुत ही परेशान कर रही होगी। अब आलिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो वो अब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजी है, क्योंकि जब तक उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास है तब तक तो वो किसी को भी परेशान नहीं कर सकती, लेकिन इसके बाद भी वो आपको मिस जरूर करती है। हमारे ख्याल से आपको भी चलना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए शिकायत भी कर रही थी। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है कि आलिशा, क्या आप थोड़ी देर और मेरे साथ नहीं बैठ सकती हैं? अब अंजलि की इस बात पर अब आलिशा कहती है, अरे नहीं, वो हम काफ़ी वक्त से यहाँ पर हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बस इसीलिए। आलिशा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती हैं, बस थोड़ी देर बेटा, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे कंधों पर इस पूरे ही देश की जिम्मेवारी है, तो तुम्हें बहुत ही काम होगा। ये सुनते ही अब आलिशा धनंजय पीरामल की तरफ देखने लगती है। आलिशा को ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं अब वो अब अंजलि से कहते हैं कि तुम आलिशा को लेकर अपने कमरे में जाओ। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अंजलि भी अब आलिशा से कहती है, अंदर चलें। अंजलि की इस बात पर अब आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। यहाँ धनंजय पीरामल अब कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि राजमहल से रोहित और अनिका यहाँ पर कब आए थे? धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये तो पता नहीं है यार, वैसे वो दोनों स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जितना मैं समझ पाया हूँ आने वाले 2-3 दिनों में इनकी प्रैक्टिस अब पूरी हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इधर जॉन और एनी ने स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की आज की ट्रेनिंग पूरी कर दी थी। एनी अब निखिल के पास आती है और उसके पास आकर कहती है, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ और भी करना है। ये सुनते ही अब निखिल भी एनी के साथ बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों अब बेसमेंट में आ जाते हैं तो एनी अब सिस्टम पर बैठ जाती है और अब वो एक लिंक को अब उस सिस्टम पर ओपन करती है और अब उस लिंक को अपनी और उसको ओपन करने के बाद अब वो निखिल से कहती है, इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, काम आ सकता है। यहाँ एनी अभी निखिल को सारी ही बातें बता देती हैं और उसे अब कुछ याद आता है कि किंग की स्टैचू ने उसे एक कागज दिया था और अब वो उस कागज को देखने लगती है कि आखिर उसने उस कागज को रखा कहाँ था और अब वो अपनी आंखों से पूरे ही लैब को अब स्कैन करने लग जाती है ताकि वो उस कागज को जल्द से जल्द ढूंढ सके।